ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दिल्ली में ये कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होगी, जहां उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के दिग्गज मंथन करेंगे। तकरीबन 45 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो सकती है। दरअसल इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा और बैठक में फाइनल मुहर लगने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशियों की लिस्ट सौंपेगी। तो ये एक अहम बैठक होने वाली है जया, जहां दोनों ही राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। चुनावों के ऐलान के बाद अब सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए ये तमाम बैठकें कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस की भी ये एक अहम बैठक आज होनी है। बिल्कुल, और मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। करीब 45 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल और आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी। एक बार फिर से मंथन का दौर देखने को मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता मंथन करेंगे। तो यूपी के अलावा जया उत्तराखंड में भी अब लगातार सियासी लड़ाई चलती जा रही है, तेज होती जा रही है। सत्ता में आने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी असमंजस बना है उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि ना तो अभी भाजपा ने पत्ते खोले हैं और ना ही कांग्रेस ने। दोनों पार्टियों के आला कमान अभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं और आज कांग्रेस तो कल दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक है। भाजपा के संसदीय बोर्ड की टिकटों को लेकर एक अहम बैठक होगी और मंथन का दौर लगातार हम देख रहे हैं अनु। बिल्कुल, और टिकट वितरण इस लिहाज से भी ज्यादा खास है कि असल टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मानी जा रही है। हालांकि आज कांग्रेस तकरीबन 45 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर सकती है, तो भाजपा में भी कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं। और ऐसे में न सिर्फ पार्टी नेताओं की बल्कि वोटर्स की निगाहें भी प्रत्याशियों के चेहरे पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस दल से किस सीट पर किस नेता को टिकट मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो चेहरे ही होते हैं जया, जो जीत को और ज्यादा आसान बना देते हैं किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि एक उनका अपना जनाधार होता है, उनकी एक अपनी इमेज होती है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर ही पार्टियां ये फैसला लेती हैं कि किस उम्मीदवार को किस सीट से लड़ाया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से, चाहे हम बात करें भाजपा की तरफ से, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में क्या रणनीति अपनाई जा रही है उम्मीदवारों के लिए? बिल्कुल जय, देखिए ये वॉच एंड वेटिंग की स्थिति है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रत्याशियों पर नज़रें लगाए हुए हैं कि कौन पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, और इसीलिए थोड़ा इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन अब ये वॉच एंड वेटिंग की जो स्थिति थी ये भी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक हफ्ते का वक्त है नामांकन स्थिति को लेकर। 21 तारीख से उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस एक हफ्ते के भीतर सभी 70 प्रत्याशियों के लिए नाम तय करने होंगे दोनों ही पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी इसमें सबसे आगे निकल गई है, 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम भाजपा कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टियां अपनी तरह से रणनीति बना रही हैं कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिन सीटों पर विरोध की स्थिति नहीं है, ऐसी तकरीबन कांग्रेस की 40 सीटें हैं जहां पर ज़्यादा विरोध की स्थिति नहीं है। इसमें कुछ सिटिंग विधायक हैं और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो 2017 में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, तो उनको लगभग टिकट मिलना तय हो चुका है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने सिटिंग विधायकों को ऐसी सीटों पर टिकट देने जा रही है जहां पर बहुत ज़्यादा विरोध की स्थिति नहीं है, यानी कि जो बड़े चेहरे हैं उनको टिकट मिलना लगभग तय है। और तकरीबन ये भी माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। आज देहरादून में भी एक भाजपा की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के बड़े अधिकारी जो उसमें मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से आज जो फाइनल पत्ते हैं दोनों ही पार्टियां खोल देंगी और अपने जो फाइनल प्रत्याशी हैं उनके नाम तय कर देगी। लेकिन क्योंकि एक पूरा तरह से अगर देखा जाए तो एक पूरा फार्मूला होता है विधायकों के नाम फाइनल करने का प्रत्याशियों के, वो उनको लेकर पार्टी आगे चल रही है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी पार्टियों की तरफ से लिस्ट तैयार की जाती है, उम्मीदवारों के जब नाम आते हैं तो किसी न किसी नेता का, किसी न किसी पक्ष का ज्यादा प्रभाव उस पर दिखता है। तो बीजेपी और कांग्रेस में ऐसे कौन से दिग्गज नेता है जिनका प्रभाव इस सूची में हमें दिखाई देगा?
लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात अनु आपने पूछी है और इसमें खास बात यह है क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल और दूसरे अगर प्रभारी की बात करें तो ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो इनमें जो प्रत्याशियों का जब नाम होगा तो इनके सबसे ज़्यादा प्रभाव के तौर पर इनके नाम इसके प्रत्याशियों के नाम होंगे। तो इन्हीं के इर्द गिर्द चेहरे घूमने वाले हैं उसको लेकर। हरीश रावत अपनी तरफ से ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम उनके जो करीबी लोग हैं उनको टिकट मिल जाए और प्रीतम सिंह भी अपनी तरह से लॉबिंग में जुटे हुए हैं। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा क्योंकि धड़ेबाजी में बहुत ज़्यादा अब नहीं रही है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्योंकि सिटिंग विधायक इतने हैं कि उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा किस पार्टी का किस नेता के करीबी नेता है। लेकिन इसमें फिर भी अगर देखा जाए तो दिल्ली से तमाम नेता अपने अपने लोगों को चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री अब एक अपनी तरह से लॉबिंग में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनके जो करीबी विधायक हैं उनको टिकट मिल जाए। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इसमें तमाम चीजें ये हैं। तो इस तरह से तमाम लॉबिंग अपने नेताओं से लगा रहे हैं। पंकज, फाइनल यही देखना होगा कि जब लिस्ट आउट होगी तब कितनी असरदार ये सूची रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर आम आदमी पार्टी भी पहाड़ फतह के लिए जनता के बीच जा रही है और आप नेता संजय सिंह ने जनता के साथ वर्चुअली नौ परिवर्तन संवाद किया है। अनु बिल्कुल, और इस दौरान संजय सिंह ने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए हैं। कहा है कि भाजपा के कामों से उत्तराखंड की जनता परेशान है और साथ ही साथ संजय सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अन्य राजनीतिक दलों के गवर्नेंस करना सिखा दिया है कि कैसे आप गवर्नेंस करें। जी, और इसके अलावा जहां दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर आम आदमी पार्टी भी पहाड़ फतह के लिए जनता के बीच जा रही है और आप नेता संजय सिंह ने जनता के साथ वर्चुअली नौ परिवर्तन संवाद किया है। अनु बिल्कुल, और इस दौरान संजय सिंह ने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए हैं। कहा है कि भाजपा के कामों से उत्तराखंड की जनता परेशान है और साथ ही साथ संजय सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अन्य राजनीतिक दलों के गवर्नेंस करना सिखा दिया है कि कैसे आप गवर्नेंस करें। जी, और इसके अलावा जहां दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और इस बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू आप लोगों को कराते हैं। देहरादून से खबर है जहां वन मंत्री हरक सिंह रावत का एक बयान सामने आया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत पर यह बयान दिया गया। त्रिवेंद्र रावत राजनीतिक अनुभव में बहुत पीछे हैं। हरक सिंह रावत ने ये बड़ी बात कह दी है और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तंज कसा है। हरक सिंह ने कहा कि उम्र में भले त्रिवेंद्र बड़े हों लेकिन राजनीतिक अनुभव में बहुत पीछे हैं। इससे पहले भी हरक सिंह रावत ने कई बार त्रिवेंद्र सिंह रावत पर इसी तरीके के तंज कर चुके हैं, कस चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान को दोहरा दिया है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही कद में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, लेकिन वो राजनीतिक अनुभव में मुझसे बहुत पीछे हैं। राजनीतिक अनुभव में मुझसे पीछे हैं, ये बड़ी बात हरक सिंह रावत ने कही। राजनीतिक करियर में मेरे बहुत पीछे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और हरक सिंह रावत ने इसके साथ और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। उम्र में बड़ा होगा मेरे से त्रिवेंद्र रावत, लेकिन राजनीतिक रूप से वो मेरे से बहुत पीछे है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 1981 में मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय पे विद्यार्थी परिषद के बैनर पर सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था 13 मार्च 1981 को। तो त्रिवेंद्र रावत जी 3-4 लोगों लेके जीप में लेके श्रीनगर आए थे। तो मेरी पहली मुलाकात त्रिवेंद्र रावत से तब हुई थी और संघ के दृष्टिकोण से जितनी शाखाएं मैंने लगाई वो एक महानगर प्रचारक को छोड़ दिया जाए उनके खाते में। तो ऐसा नहीं कि संघ में जो है वो उनका बहुत था, मेरा नहीं था बस। और जब तक मैं था, एक तो सुनो, जब तो मैं बीजेपी की राजनीति में था तब तो ये लोग थे कहाँ, सब लोग कहीं नहीं थे। ये लोग तो सब बड़े खुश हुए जब मैंने भाजपा छोड़ी।
तो पार्टियों में जहां जाए एक तरफ बयानबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें बाजी मारती दिख रही है, जहां वो पूरी तरह से फोकस कर रही है चुनावों को लेकर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी अब जारी कर दी है। दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। सुमन तिवारी को केदारनाथ, नवीन प्रशाली हैं, इन्हें रायपुर से टिकट दिया गया है। तो ये दूसरी सूची। जबकि रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट से, राजू मौर्य को डोईवाला से टिकट दिया गया है। और इस तरीके से आम आदमी पार्टी अब तक 42 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। जहां पर भाजपा और कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। ये दूसरी सूची है अब पहली सूची के बाद। और जया, इसमें राजनीतिक तौर पर पार्टियों को कुछ नफे नुकसान भी होते हैं। शुरुआत में अगर पार्टी सूची जारी करती है तो दूसरी पार्टियों को ये समझ में आ जाता है कि वो किस पैरामीटर पर अपने टिकटों का वितरण उम्मीदवारों के तहत कर रहे हैं। और उधर उत्तराखंड में चुनावी अभियान पीक पर है, लेकिन नेताओं के सामने टेंशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के बीच कैसे पहुंचे। बिल्कुल, और चुनाव आयोग ने रैली पर पाबंदी लगाई है। अब पार्टियों और नेताओं के सामने सिर्फ वर्चुअल ही चुनाव प्रचार का एकमात्र माध्यम बचा है। कोरोना ने ऐसे समय पर रफ्तार पकड़ी है जब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। यही वजह है कि कोरोना महामारी से सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि नेताओं की भी टेंशन बढ़ी हुई है। मगर नेताओं को अपने स्वास्थ्य से ज्यादा चिंता इस बात की है कि वर्चुअल माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे कनेक्ट करें। सबसे बड़ी परेशानी पहाड़ी क्षेत्रों में है, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। तो वहीं ऐसे कितने ही वोटर्स और कार्यकर्ता हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। अभी देखने में आया जो वर्चुअल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिजिकली और वर्चुअल में तो थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है। फिजिकली में ये होता है कि जैसे कोई रैली आ गई तो लोग अपना पूरा जन समर्थन उसमें दिखा सकते हैं, लोगों को एक जगह पे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन ऐसे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, लोगों से संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी सरकार को और चुनाव आयोग को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव का टाइम है। एक जो मैसेज है पूरे मतदाताओं तक जाना चाहिए। इस बात को स्वीकार करती हूँ कि थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है। देखिए, ये जो हर्डल्स हैं ये सभी के सामने हैं, खाली आम आदमी पार्टी के सामने नहीं। ये हर्डल्स है मौसम के, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे जूझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग डिजिटली ना जुड़ पाएँ वहाँ पर हम लोग फिजिकली जाएँ, लोगों के बीच में अपने जो बात है उसको रखें। उत्तराखंड में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है। हर रोज 1500 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना तो चुनाव नेताओं के लिए परेशानी है, लेकिन मौसम की बेरुखी भी नेताओं के लिए चुनावी अभियान में खलल डाल रही है, जिससे पार्टियों का चुनावी अभियान फीका होता नजर आ रहा है। वर्चुअल हमारी रोज बैठ के हो रही है, परसों भी कई बैठक हुई है, कल भी हुई है। हमने कार्यालय में पूरा अपने अलग से 2 स्टूडियो बनाए हैं, काम चल रहा है। चुनाव आयोग जिस दिशा के अनुसार या जो निर्देश चुनाव के तो उसके अनुसार ही हम लोग आगे की चुनावी गतिविधि प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज्यादातर वोटर्स के पास एंड्रॉइड फोन ही नहीं है। ऐसे में नेताओं के सामने समस्या इस बात की है, चुनावी अभियान को कैसे सुचारू रखा जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए अब शुरुआत करते हैं धुआंधार 22 की। काशीपुर पहुंचे भाजपा पर्यवेक्षक ने संभावित दावेदारों का टटोला मन। पर्यवेक्षक कैलाश शर्मा ने भाजपा पदाधिकारियों से मतदान के रूप में एक बैलेट बॉक्स के अंदर लिया राय। कहा जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की लिस्ट। हरिद्वार में भाजपा के पर्यवेक्षक टिकट के दावेदारों की नब्ज टटोलने पहुंचे। पर्यवेक्षक ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की विधानसभा हरिद्वार नगर सीट समेत जिले की 6 विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया।
आज करीब 9 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के संग बैठक करेंगे सीएम धामी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। शाम 3 बजे विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से होंगे रूबरू। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव कोरोना संक्रमित। देवेंद्र यादव ने ट्वीट कर दी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी। देवेंद्र यादव ने खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर बात करेंगे। हरिद्वार में भाजपा के पर्यवेक्षक टिकट के दावेदारों की नब्ज टटोलने पहुंचे। पर्यवेक्षकों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के विधानसभा हरिद्वार नगर सीट समेत जिले की 6 विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। बिल्कुल, और यहां सेन धर्मशाला में एक गुप्त चुनाव के माध्यम से सभी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने अपना मत भी दिया। पर्यवेक्षक बनकर आए भाजपा के प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान ने बताया कि पार्टी की नीतियों के तहत टिकट आवंटन के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक अंग है। पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा, कार्यक्रमों को लेकर चर्चा और जो चुनाव के जितने पैमाने होते हैं उनको लेकर चर्चा परिचर्चा चल रही है। उसी के निमित्त आज की चर्चा यहाँ के हरिद्वार नगर के विधानसभा के आदरणीय कार्यकर्ताओं के साथ थी, जो कुशलता और सफलता के साथ संपन्न हुई। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक चुनावी जनसभाओं पर रोक लगाई गई है, जिसे लेकर रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी राय दी है। और प्रदीप बत्रा ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार तो आप डिजिटल के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर, और कहते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप प्रचार कर सकते हैं। लोगों के दिलों में राज करिए, लोगों का काम करिए। थोड़ी की रैलियाँ करना और पोस्टर लगाना मैं समझता हूँ कोई आवश्यक नहीं है। और चुनाव जो काम कर रहा है हमने 5 साल, उसके बिहाफ पे काम होगा, उस काम को जनता जो है वोट करेगी। बिल्कुल जया, जहां चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोरोना की मौजूदगी में चुनाव प्रचार करना पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2127 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 991 नए मरीज मिले हैं। एक ही दिन में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। और आज फिर से कोरोना ने पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 2127 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। देहरादून की अगर हम बात करते हैं 991 आंकड़ा है। हरिद्वार में 259 आंकड़ा है। उधम सिंह नगर में 189 नए मरीज पाए गए हैं। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई 2127 नए कोरोना के मरीज पाए गए। तो उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, जहां सिर्फ कोविड मरीज ही भर्ती हो रहे हैं। और दून अस्पताल में 34 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 9 मरीज आईसीयू में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले की अपेक्षा इस बार वो ज्यादा तैयार हैं और अस्पतालों के पास संसाधन भी पुख्ता है।